गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में किसी वैद्युत द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर रहे हैं। इसमें यह माना गया है कि यह वैद्युत द्रव्य -q + q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 12 है और यह वैद्युत द्रव्य एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। अब इसको हम दो प्रकार से इसको मान सकते हैं कि माना ये वैद्युत द्रव्य क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। समांतर का मतलब कि इस वैद्युत द्रव्य का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा P, तो वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव इस प्रकार से रखा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण P वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी P और E के बीच का कोण क्या हो, 0। एक स्थिति ऐसी मानी हुई हमने। ऐसा भी हो सकता है कि ये समांतर न हो बल्कि इस प्रकार का हो, ये ऐसा रखा हो, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पर किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा, इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी वैद्युत द्रव्य को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र में उसकी वर्तमान स्थिति में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य वैद्युत द्रव्य में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, कि किसी वैद्युत द्रव्य को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में उसकी वर्तमान स्थिति में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य वैद्युत द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो अगर हमने ये माना कि ये वैद्युत द्रव्य क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अगर हम इस स्थिति में मानते हैं वैद्युत द्रव्य को, तो इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम, बताइए। हम क्या करेंगे, प्रारंभ में इस वैद्युत द्रव्य को कहां पर मानेंगे, अनंत पे मानेंगे। कि माना ये पहले कहां पर था, अनंत पे था, ठीक है। अब इस वैद्युत द्रव्य को अनंत से, ये अनंत पे था पहले, ये वैद्युत द्रव्य, अब इसको अनंत से हम कहा लाए, वैद्युत क्षेत्र में समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर करते हुए लाए ऐसे, अतः वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया, ठीक है। तो किसी वैद्युत द्रव्य को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में समांतर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य इस वैद्युत द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए हमको यह निकालना पड़ेगा कि ये जब अनंत पे था, तो अनंत से इसको यहां तक वर्तमान स्थिति तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो देखिए कितना कार्य करना पड़ा होगा। इसके लिए ये द्विध्रुव बना है दो आवेशों से, +q और -q आवेशों से। ये E वैद्युत क्षेत्र में है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र E है, ये क्या कर रहा होगा, ये इन दोनों आवेशों पर बल लगा रहा होगा। जैसे वैद्युत द्विध्रुव अनंत के बाद यहां पर आ गया होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में आ गया होगा, ये -q आवेश +q आवेश, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा होगा, इस +q आवेश पर भी बल लगा रहा होगा और -q आवेश पर भी बल लगा रहा होगा, ठीक है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा -q आवेश पे स्वयं बल लगाया जाएगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र इस माइनस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। माना ये वैद्युत क्षेत्र जो है यहां पर किसी +q1 आवेश का है, माना +q1 आवेश है कोई, उसका वैद्युत क्षेत्र है E। तो ये +q1 जो आवेश होगा, ये इस +q को तो क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित, और इस -q को आकर्षित कर रहा होगा। तो हम +q1 का जिक्र नहीं करेंगे, हम कहेंगे इसके द्वारा उत्पन्न जो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये इस माइनस आवेश पर आकर्षण बल लगा रहा होगा, यानी अपनी तरफ ये इसको अपनी विपरीत दिशा में खींच रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो इस वाले में किधर की तरफ बल लगेगा, माइनस आवेश पे इधर की ओर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अब प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बाहर की ओर ये वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा होगा, ठीक है। अब प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बाहर की ओर बल लगा रहा है, तो इसलिए द्विध्रुव को जब अंदर लाएंगे, तो द्विध्रुव को अंदर लाने में यहां पर दो प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। एक कार्य तो +q आवेश को अंदर लाने में कौन करेगा, बाह्य प्रेक्षक। बाह्य प्रेक्षक +q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध अंदर लाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो इसमें बाहर की ओर बल लगा रहा है, तो बाह्य प्रेक्षक इसको जबरदस्ती अंदर लाएगा, ठीक है। और ये -q आवेश को स्वयं आकर्षित कर रहा होगा, तो -q आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अंदर लाने में कौन कार्य कर रहा होगा, स्वयं वैद्युत क्षेत्र।
ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश को अंदर लाने में कार्य वैद्युत क्षेत्र कर रहा है, और तो हम यहां पर कहेंगे कि माइनस आवेश को अंदर लाने में कार्य प्राप्त हो रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा तो हम कहेंगे कार्य प्राप्त हो रहा है जी। और ये प्लस क्यू आवेश को अंदर लाने में कार्य कौन कर रहा है? प्रेक्षक। वो जबरदस्ती इसके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहा है, तो तब कार्य प्रेक्षक करेगा और उस समय जो कार्य आएगा वो आएगा धनात्मक। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रव्य को लाने में प्लस क्यू आवेश पर किया गया कार्य धनात्मक आएगा और माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कार्य कितना होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि माना ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेश शुरुआत में माना यहां पर थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर आए दोनों, तो यहां से यहां तक आने में दोनों ने क्या की? समान दूरी तय की, और उसके बाद माइनस क्यू आवेश थोड़ा आगे आ गया। तो यानी वैद्युत क्षेत्र में जब ये द्विध्रुव अंदर आ रहा होगा तो किस आवेश को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी? माइनस क्यू आवेश को, क्योंकि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से 2l दूरी अधिक चलेगा। ठीक है, यहां तक तो दोनों बराबर है जी। ठीक है, तो जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा होगा उसकी वर्तमान स्थिति में, तो ऐसा करने पर क्या होगा? ऋण क्यू आवेश को धन क्यू आवेश की तुलना में 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है। अतः द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में समांतर लाने में किया गया कार्य बराबर होगा, वो नेट कार्य कितना होगा? नेट कार्य होगा कि माइनस क्यू आवेश को इतनी 2l दूरी लाने में किया गया कार्य। क्योंकि यहां तक तो दोनों आवेश आ रहे थे जी, यहां तक तो माइनस क्यू भी आया होगा प्लस क्यू भी आया होगा, तो यहां तक लाने में प्लस क्यू और माइनस क्यू को यहां तक लाने में किया गया नेट कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि जितना कार्य प्लस क्यू पे यहां तक लाने में किया गया होगा उतना ही कार्य माइनस क्यू आवेश को भी यहां तक लाने में किया गया होगा। एक प्लस में आएगा, एक क्या आएगा? माइनस में। तो इस बिंदु तक लाने में प्लस क्यू और माइनस क्यू को यहां तक लाने में किया गया कार्य 0, पर इसके बाद माइनस क्यू आवेश 2l दूरी और आगे आ गया। तो इसका अर्थ है कि द्विध्रुव को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया नेट कार्य बराबर क्या होगा? वो होगा केवल माइनस क्यू आवेश को 2l दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ये वाली दूरी मिलेगा। क्योंकि यहां तक आने में तो दोनों ने कार्य किया, एक ने धन में एक ने ऋण में। ठीक है, तो हम वही निकाल रहे हैं। तो निकालिए यहां पे कि द्विध्रुव को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में समांतर लाकर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य। तो यही कार्य क्या कहलाएगा? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये कार्य, मानो ये कार्य W है या W0 कह दो इसको। W0 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय द्विध्रुव का जो आघूर्ण है P और E, इनके बीच का कोण क्या है? 0। ये द्विध्रुव में साम्यावस्था में माना जाएगा, स्थायी साम्यावस्था। तो स्थायी साम्यावस्था में रख रहे हैं द्विध्रुव को, तो तब अनंत से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था में लाने में किया गया कार्य, इस स्थिति में लाने में किया गया कार्य W0 बराबर होगा, कौन सा कार्य माना जाएगा? वो कि माइनस क्यू आवेश को, इस आवेश को E वैद्युत क्षेत्र में, E वैद्युत क्षेत्र में कितने दूरी लाने में किया गया कार्य? प्लस क्यू तक तो दोनों आवेशों पे नेट कार्य 0 है, यहां तक लाने में। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू की तुलना में 2l दूरी अतिरिक्त चल रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश को E वैद्युत क्षेत्र में 2l दूरी तक लाने में कार्य, लाने में कार्य। ये इतना विस्थापित और हो गया। ठीक है, तो W0 बराबर आएगा, अब ये बताइए कार्य बराबर होता है बल इंटू
विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश पे बल कितना लगा होगा इस ई वैद्युत क्षेत्र के द्वारा? हम जानते हैं वैद्युत बल बराबर होता है Q इंटू ई, Q0 इंटू ई। तो यहां पर Q0 का काम कौन कर रहा है इसमें? माइनस क्यू। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्लस क्यू के लिए नहीं करेंगे काउंट इसको। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना हो गया? माइनस क्यू ई। माइनस क्यू ई का मतलब है कि इस पर, इस आवेश पे किस दिशा में बल लग रहा होगा? ये माइनस क्यू ई वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस दिशा में। अब विस्थापित भी इसी दिशा में हो रहा हूं। ये तो बल आ गया इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना है? 2L। तो ये आ गया बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब कीजिए इसको, तो W0 बराबर आ गए माइनस, इसको हम लिख रहे हैं Q इंटू 2L इंटू ई। तो ये आ गया हमारा W0 बराबर Q इंटू 2L। हम जानते हैं कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण ये स्मॉल p बराबर होता है Q इंटू 2L। विद्युत का कोई एक आवेश इंटू विद्युत की लंबाई, वो कहलाता है वैद्युत विद्युत आघूर्ण P। तो इसके स्थान पर हम P रख देंगे, तो ये हो गया P इंटू ई। तो ये हमारा आ गया कि किसी वैद्युत विद्युत को वैद्युत क्षेत्र के समांतर यदि रखा गया है तो उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे कि वैद्युत विद्युत को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में समांतर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, वो कार्य आ गया। और यही कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। तो ये आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसको हम U0 से प्रकट करेंगे। और ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? इसको अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, तो वो कार्य W है। तो हम इसको लिख देंगे U0 इक्वल टू W0। तो ये आ जाएगा W0 का मान यहां से रखिए समीकरण नंबर 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा W0 का मान यहां पे माइनस PE। परंतु ये एक विशेष स्थिति वाला है केस। इसमें क्या है कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया। समांतर का मतलब उसमें P की दिशा और E की दिशा क्या एक ही है? P और E के बीच का कोण 0 है, तब वाला स्थिति जुड़ जाएगी। हो सकता है कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर न रखकर ऐसा रखा गया हो। ठीक है, ये वाली स्थिति। यदि द्विध्रुव ऐसी स्थिति में हो, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, और इस समय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा क्या होगी? ये माइनस आवेश से प्लस आवेश होगी ऐसी स्थिति में। तो ये यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ इस प्रकार से लिखा गया है कि वह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है ना? ऐसा तो हो सकता है कि ऐसा लिखा गया हो। तो थीटा कोण पर स्थित द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा वही आएगी कि अनंत से हम इसको ला रहे हैं कि अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाकर उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब देखिए इसको यहां तक, अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या मानेंगे? सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि माना ये वैद्युत द्विध्रुव पहले अनंत पे था, इसको हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाए, ऐसे लागे समांतर लाने में किया गया कार्य हमने निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमने द्विध्रुव को मोड़ दिया, थोड़ा इसको घुमा दिया वैद्युत क्षेत्र में ऐसे। ठीक है, ये लाइन है पहले ऐसे लाइन यहाँ पे, अतः इसके बाद हमने इसको थीटा कोण से घुमा दिया। ठीक है, तो द्विध्रुव को थीटा कोण पर यदि कोई द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा कि इसको पहले समांतर लाने में किया गया कार्य, अतः इसको थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य आपको पता है, हमने निकाला था इसको कि 0 अंश पे था पहले ऐसा था ना द्विध्रुव, अतः इसको थीटा कोण पे घुमाया कि द्विध्रुव को 0 कोण से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। वो क्या होता है? वो होता है W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वो कार्य जो है यहां पर अतिरिक्त कार्य और आ जाएगा।
तो उस कार्य को हम इस पहले वाले कार्य में जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा द्विध्रुव को अनंत से यहां तक लाने में क्या गया कुल कार्य। तो हम वही निकाल रहे हैं, ये कार्य तो आएगा इसके साथ में जी, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है, यानी द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, इसके P और E के बीच का कोण क्या है थीटा है, तो तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसको अनंत से इसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कुल कार्य के बराबर होगी। तो इसके लिए हमने पहले अनंत से इसको समांतर लाते हुए क्या क्या कार्य निकाल रखा है ये। अब हम कौन सा निकालेंगे एक्स्ट्रा कार्य, यहां पर P और E के बीच का कोण क्या है, यहां पे इस स्थिति में 0, तो द्विध्रुव को 0 कोण से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां पर हम निकालेंगे ये वाला कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 0 अंश से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ये कार्य अतिरिक्त करना पड़ेगा यहां पे घुमाने में कार्य। तो माना इस कार्य को मैं W1 कह रहा हूं, तो W1 बराबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सूत्र क्या था, 0 से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है W बराबर PE इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये कार्य। अब क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी, इसको पहले समांतर लाने में किया गया कार्य धन 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, वो कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में पहले समांतर लाकर, पहले क्या लाए समांतर लाकर एवं तब 0 अंश से थीटा कोण घुमाने में कुल कार्य, थीटा कोण घुमाने में कुल कार्य। तो ये कुल कार्य क्या आ जाएगा, ये कुल कार्य हो जाएगा, पहले समांतर लाने में कुल कार्य W है माना, तो ये कुल कार्य क्या होगा, पहले इसको समांतर लाने में क्या गया कार्य, वो क्या था W0 अब प्लस, तब इसके बाद इसको थीटा कोण घुमाने में क्या गया कार्य, वो ये वाला W1। तो मान रखिए इसके याद आएगा W बराबर, जब W0 का मान था माइनस PE प्लस W1 का मान है PE इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो सॉल्व कीजिए इसको, इसमें PE कैंसिल हो रहा है, ये प्लस PE आ रहा है और ये माइनस PE कैंसिल, और यहां आएगा ओनली माइनस PE कॉस थीटा, ये प्लस माइनस का माइनस PE कॉस थीटा। ये आ गया कि किसी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण रखने में किया गया कार्य। एक्चुअल में कौन सा कार्य है, यह है द्विध्रुव को थीटा कोण रखने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से लाकर, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से लाकर थीटा कोण पर रखने में क्या गया कार्य, रखने में कार्य। कितना कार्य करना पड़ा, वो ये वाला कार्य होगा W बराबर माइनस PE कॉस थीटा, और यही कार्य द्विध्रुव की क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा।
पर कब की स्थितिज ऊर्जा? कि थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माना वो U है, तो U बराबर हो जाएगा उसको थीटा स्थिति में लाने में किया गया कार्य, अनंत से थीटा स्थिति लाने में किया गया कार्य, यानी ये वाला था। ठीक है, तो ये आ जाएगा W, U बराबर W, और W का मान रखा माइनस PE cos ऑफ थीटा। अब इसमें केस देखिए कुछ, क्योंकि U का मान थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जब जब ये थीटा चेंज होगा तब तक U चेंज होगा। तो इसमें यदि हम ये मान लें केस फर्स्ट कि यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब है कि ये P और E के बीच का कोण क्या है? 0। तो P और E के बीच का कोण 0 होने का अर्थ है कि ये वाली स्थिति, यानी स्थायी साम्यावस्था। द्विध्रुव तब कौन सी अवस्था में कहलाता है? जब थीटा बराबर 0 होता है, स्थायी साम्यावस्था। तो जब द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में होगा तब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी द्विध्रुव की? तब स्थितिज ऊर्जा हम U0 से प्रकट कर रहे हैं उसको, U0 बराबर आएगा माइनस PE cos 0। थीटा ये पे 0 आ गया, तो U0 बराबर आ जाएगा माइनस PE cos 0 1। ये वही सूत्र है जो हमने प्रारंभ में निकाला था कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में समांतर लाकर रखने में किया गया कार्य। ठीक है, वही है इसकी ऊर्जा रही। इसका सेकंड केस, अर्थात द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? माइनस PE। ठीक है, केस सेकंड कि यदि थीटा बराबर 180 अंश, ये कौन सी स्थिति कहलाती है? अस्थायी साम्यावस्था। यानी जब द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में रखा हो, इसका मतलब है कि P और E के बीच का कोण क्या होना चाहिए? 180 अंश। अगर ऐसा हो तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो इसको याद रखिए, U बराबर, मान लो U1 मान लो मैं तब, या U डैश मान लो, जो भी आप माने, U डैश मान लो, या U 180 लिख दो उसको, इससे पता चल जाएगा कि ये 180 अंश के कोण पे निकाला हुआ है। U 180 अंश बराबर माइनस PE इंटू कॉस 180। इस सूत्र में थीटा के स्थान पे 180 रख दिया, और cos 180 का मान होता है माइनस 1। तो U 180 अंश बराबर आएगा माइनस PE इंटू माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, और ये आ गया हमारा P इंटू E। इसका अर्थ है कि जब द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में अस्थायी साम्यावस्था में होगा तो उसकी स्थिति ऊर्जा P इंटू E होगी। स्थायी साम्यावस्था से एकदम विपरीत चिन्ह वाला। ठीक है, आंकिक मान बराबर है, चिन्ह विपरीत है। ठीक है, इसको चित्र के अनुसार हम कैसे बताएंगे? थीटा बराबर 180 का अर्थ है कि तब प्लस Q आवेश इस तरफ होगा और माइनस Q आवेश इस तरफ होगा, और तब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? माइनस से प्लस। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी माइनस से प्लस इस तरफ। तो P इस दिशा में आ गया, E इस दिशा में, तो बीच का कोण 180 अंश आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तीसरा केस कि यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो लंबवत वाली स्थिति में क्या हो जाएगा? यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो ऐसी स्थिति में इस द्विध्रुव को हम कैसा मानेंगे?
ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश और पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर इधर की ओर। अब ये पी और ई के बीच का कोण क्या है इस टाइम 90 डिग्री। कि यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए कैसे निकलेगा, थीटा के स्थान पे 90 रखिए तो तब जो है जो स्थितिज ऊर्जा आ रही है उसको मैं लिख रहा हूं u 90 डिग्री। tan 90 डिग्री पे इसकी स्थितिज ऊर्जा आएगा माइनस पीई cos 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ गया u 90 डिग्री इक्वल टू 0, cos 90 0, इस कारण से 0 हो गया। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। अब 0 इसको हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इसको एक दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव लंबवत रखा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी कि यदि लंबवत है वैद्युत द्विध्रुव कि अनंत से, माने द्विध्रुव शुरुआत में क्या है अनंत पे, तो अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लंबवत लाकर रखने में किया गया कार्य। अब हम समांतर नहीं ला रहे हैं, अगर लंबवत था तो हम ये मानेंगे कि ये द्विध्रुव पहले कहां था अनंत पे, और अनंत से इसको हम वैद्युत क्षेत्र में क्या लाए लंबवत लाए, और लंबवत लाने में क्या गया कार्य कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखते हुए लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो जब ये लंबवत रहा होगा यहाँ पे तो उसमें ये प्लस क्यू रहा होगा, ये क्या रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो प्लस क्यू यहां से यहां आया, जितनी दूरी प्लस क्यू चला उतनी दूरी क्या चलेगा। तो यानी जब लंबवत लाते हुए यहां पर लाएंगे वैद्युत क्षेत्र में तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों का विस्थापन क्या होगा बराबर होगा। प्लस क्यू पे किया गया जो कार्य होगा वो पॉजिटिव और माइनस क्यू पे किया गया कार्य क्या आएगा नेगेटिव, पर दोनों के आंतरिक मान क्या आएंगे बराबर। ठीक है, इस स्थिति में लंबवत लाने में किया गया जो नेट कार्य होगा वो क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि जितना धनात्मक कार्य प्लस आवेश को लाने में किया जाएगा उतना ही कार्य ऋणात्मक में माइनस आवेश को लाने में भी किया जाएगा। अतः द्विध्रुव को लंबवत लाने में किया गया नेट कार्य क्या होगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तब भी वो नेट कार्य शून्य आ रहा है, यानी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या हो गई शून्य हो गई। थैंक यू।